हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे ऑप्टिक्स सीरीज से अपनी रेगुलर पढ़ाई आप कर रहे होंगे। ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 14 तक की आपने पढ़ाई कर ली होगी। लेक्चर नंबर 14 में हमने प्रिज्म के बारे में आपको बताया था और प्रिज्म से संबंधित कुछ फार्मूलों का डेरिवेशन मैंने कराया था। ये लेक्चर नंबर 15 है और इसमें जिन फार्मूलों का मैंने डेरिवेशन लेक्चर 14 में कराया था उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल इस पर लगवाएंगे और साथ ही साथ अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अभी हम आपको वर्ण विक्षेपण के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ाएंगे, लॉर्ड रेले का नियम बताएंगे, उस पर भी न्यूमेरिकल लगवाएंगे। आप अंत तक आप जुड़े रहना, पढ़ाई आप करते रहो। आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कमेंट में आप उस व्यक्ति का नाम लिखो जिसे अपनी जिंदगी में आप आइडियल मानते हो। तो लेक्चर नंबर 14 में मैंने जिन फार्मूलों का डेरिवेशन कराया था उस पर न्यूमेरिकल ले रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल सामने है आपके। आप देखो, कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। आप जानते हो, हमने आपको समझाया था प्रिज्म कोण को कैपिटल ए से लिखते हैं। अच्छा, अल्पतम विचलन कोण कितना? 39 डिग्री है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है और साथ में बगल में वैल्यू दिया हुआ है साइन 49.5 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0.76। आप देखो, उसमें मैंने डेरिवेशन कराया था कि ए एन जी का तात्पर्य क्या? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2, ठीक, अपॉन साइन ए बाई 2। अब इसी में वैल्यू फिट किया जाए, दैट इज इक्वल टू साइन, आप देखो ए प्लस डेल्टा मिन, तो ए की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। डेल्टा मिन की वैल्यू कितनी? 39 डिग्री अपॉन 2, फिर अपॉन साइन, और यहां पे a बाई 2, तो a की वैल्यू कितनी? 60 डिग्री बाई 2, ये हो गया। अब इक्वल टू साइन 60 और 39 दोनों को आप ऐड करो तो यहां पर हो जाएगा 99 बाई 2 अपॉन साइन, और यहां पे 60 अपॉन 2 तो बराबर कितना? 30 डिग्री, इक्वल टू 99 को 2 से डिवाइड करो तो आप जानते हो साइन, और ये हो जाएगा 49.5 डिग्री। आप जानते हो 99 को 2 से डिवाइड करोगे यही आएगा। अच्छा, उसके बाद देखना अपान यहां पे साइन 30 डिग्री। अब ए एन जी दैट इज इक्वल टू साइन 49.5, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 0.76, ठीक। तो इस वैल्यू को हम यहां फीड करेंगे 0.76 अपान, और साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2, और 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5, ठीक। तो दैट इज इक्वल टू 0.76 अपान 0.5, आप डिवाइड करो, ठीक। तो 0.76 अपान 0.5, आप देखना 0.76 अपान 0.5 बराबर कितना आ गया? 1.52, तो ये बराबर हो गया 1.52। इस प्रकार से आप देख रहे हो ए एन जी दैट इज इक्वल टू 1.52। यूनिट कोई होता नहीं अपवर्तनांक का। लग गया क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखना, 1.5 अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कितना होगा? देखो, पतला प्रिज्म है। पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला में निकलवाया था अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू कैपिटल ए। ऐसी कंडीशन में आप देखना n अपवर्तनांक कितना? 1.5 -1, और a प्रिज्म कोण कितना? 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1.5 का मतलब क्या? डेढ़ में गया कितना? आधा, तो यहां पे कितना हो गया? 0.5 और इंटू 60 डिग्री। 0.5 का मतलब क्या? 1/2, तो 60 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो डेल्टा एम दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा, ठीक। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन आप देखना, कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 4 डिग्री है। देखो, किसका मान है? डेल्टा मिन का। प्रिज्म कोण का मान ज्ञात करो, कैपिटल ए का मान निकालना है और एन जी का मान दिया हुआ है। तो पतले प्रिज्म के लिए आप जानते हो, आप यहां पे कह सकते हो वी नो दैट डेल्टा मिन दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू ए।
आप देखो निकालना क्या है, प्रिज्म कोण निकालना है, मतलब ए का मान निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना ए दैट इज इक्वल टू डेल्टा मिन अपॉन n माइनस 1। आप आगे देखना डेल्टा मिन, तो अल्पतम विचलन कोण कितना दिया हुआ है 4 डिग्री, तो यहां पे हो गया 4 डिग्री अपॉन n माइनस 1। आप जानते हो n की जगह पे ng दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक कितना 1.5, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1 ऐसे, तो इक्वल हो गया फिर 4 डिग्री अपॉन 1.5 में 1 गया कितना 0.5, या आप यूं कह सकते हो 4 डिग्री 0.5 का मतलब कितना हुआ 1/2। ठीक, ये 2 ऊपर चला गया, तो इस प्रकार से आप देखोगे ए दैट इज इक्वल टू 8 डिग्री। प्रिज्म कोण का मान निकल आया 8 डिग्री। आगे फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखना, वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 डिग्री का अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। ध्यान देना, प्रिज्म कहां पे रखा है, वायु में रखा हुआ है। अच्छा, फिर यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें, मतलब पानी में डुबो दें, तो यह कितना अल्पतम विचलन उत्पन्न करेगा, और दो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ANG दैट इज इक्वल टू 3/2 और ANW दैट इज इक्वल टू 4/3। देखो अल्पतम विचलन कोण का जो फार्मूला है कई बार आप पढ़ चुके हो, डेल्टा m दैट इज इक्वल टू ANG माइनस 1 और यहां पे A। लेकिन ये कब, जब किस में रखा है एयर में। ठीक, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाद में इसको हमने क्या डिप करा दिया किसमें, वाटर में। तो आप यहां पे देखना डेल्टा m यहां पे वाटर, ठीक, दैट इज इक्वल टू, अच्छा जब पानी में डिप करा दोगे तो आप जानते हो प्रिज्म में प्रकाश किरण को घुसने से पहले पानी में से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ऐसी दशा में अब यहाँ पे आप जानते हो ANG तो लिखोगे नहीं भाई, यहाँ पे ANG क्यों लिखा, क्योंकि हवा में रखा था। प्रिज्म के अंदर प्रवेश करने से पहले प्रकाश किरण कहाँ वायु में से चल के आ रही थी, तो वायु के सापेक्ष आपने कांच का अपवर्तनांक लिया। लेकिन जब उसी प्रिज्म को आप पानी में डिप करा दोगे तो प्रिज्म में घुसने के पहले उसी प्रकाश किरण को जल में से होकर गुजर के आना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, WNG करोगे -1 और यहां पे इंटू A। ये आप दोनों को डिवाइड कर दो ऐसे, और डिवाइड करते ही आप देखोगे ये कैंसिल हो गया, तो बराबर यहां पे ANG -1, ये A से A कैंसिल हो गया, और अपान यहां पे फिर WNG लिखा हुआ है ना, तो WNG की जगह पे अगर आप चाहो तो ANG अपान ANW। देखो जो बाद में लिखा है वो ऊपर और जो पहले लिखा है वो नीचे, एक क्लू बहुत पहले ही आपको दे चुके हैं। फिर -1 है तो यहाँ पे -1 कर दो। अब इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पे फिर हो जाएगा ANG -1 अपान, यहाँ पे आप देखना ANG माइनस ANW अपान, और यहां पे ANW। ठीक, डबल बटे के नाते ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप देखना डेल्टा M यहां पे एयर अपान डेल्टा M और यहां पे वाटर दैट इज इक्वल टू ANW और यहां पे ANG -1 अपान ANG और माइनस ANW। आप इसी को सॉल्व करो, इक्वल करो ANW, तो ANW की वैल्यू कितना है 4/3, फिर ANG कितना है 3/2 -1 अपान, फिर ANG 3/2 माइनस ANW कितना 4/3। फिर आप आगे देखना यहां पे 4/3, आप जानते हो 3/2 का मतलब क्या, डेढ़ में एक गया कितना हुआ आधा 1/2, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1/2 अपान, यहां पे आप आओ 6 LCM हो गया, तो आप जानते हो 2 3 6 और 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, ये ठीक। तो यहां पे फिर आपका हो जाएगा
ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, 4 गुणे 1 बराबर क्या, 4/6, 4/6 ये, और यहाँ पे 9 में 8 गया 1, 1/6, और आप जानते हो 6 से 6 कैंसिल, तो बराबर कितना हो गया, 4। ये किसकी वैल्यू आई, डेल्टा एम एयर अपॉन डेल्टा एम वाटर। अब आगे देखना, चलो, डेल्टा एम एयर अपॉन डेल्टा एम वाटर दैट इज इक्वल टू 4। अच्छा, क्वेश्चन में आप देखना, वायु में जब वो प्रिज्म रखा हुआ था तो ऐसी दशा में अल्पतम विचलन कोण कितना था, 4 डिग्री। आप यूं कह सकते हो डेल्टा एम एयर दैट इज इक्वल टू 4 डिग्री। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आपको किसका, डेल्टा एम वाटर का वैल्यू निकालना है ना। आप देखना, इसको इधर भेज दो, इसको इधर बुला लो, तो आप यूं कह सकते हो डेल्टा एम एयर जिसकी वैल्यू कितनी है, 4 डिग्री, ये यहीं पे है, ये 4 नीचे आ गया, ठीक, और ये आपका उधर चला गया, डेल्टा एम और यहां पे वाटर। तो आप जानते हो 4 से 4 कैंसिल, तो यहां पे कितना हो जाएगा, डेल्टा एम वाटर दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, आप देखो, कांच का एक प्रिज्म जिसका कोण 72 डिग्री है, ये प्रिज्म कोण कैपिटल ए की वैल्यू है तथा अपवर्तनांक 1.66 है। आप जानते हो प्रिज्म किसका, कांच का बना हुआ है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना, 1.66 हो गया। अच्छा, फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 1.33 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा है, कौन, प्रिज्म। प्रिज्म में से होकर जाने वाली समांतर किरणावली, मतलब वही समांतर प्रकाश किरणें के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करो, डेल्टा मिन का मान निकालना है। एक बात आप ध्यान रखना, क्योंकि प्रिज्म जल में डूबा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी प्रकाश किरणें प्रिज्म के अंदर से गुजरेंगी, प्रिज्म के अंदर घुसेंगी, उनको पहले जल में से गुजर के आना होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे जब अपवर्तनांक लिया जाएगा तो वायु के सापेक्ष कांच का नहीं लिया जाएगा, बल्कि जल के सापेक्ष कांच का लिया जाएगा। तो आप यूं कह सकते हो WNG दैट इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2 अपॉन साइन A/2, ये लिखा जाएगा। अब WNG, तो आप जानते हो WNG का मतलब क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो आप जानते हो जो बाद में वो ऊपर और जो पहले वो नीचे, कई बार आपको ये ट्रिक हम समझा चुके हैं। आप देखना, तो WNG लिखा है, बाद में कौन है, G ग्लास, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ANG अपॉन, और पहले कौन है, W, तो यहां पे हो जाएगा ANW। ठीक, दैट इज इक्वल टू, अब साइन ए का मान कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री, प्लस डेल्टा मिन, इसी की वैल्यू निकालनी है, अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। तो आप जानते हो ए कितना, 72 डिग्री अपॉन 2, ये है। तो आप यूं कह सकते हो ANG का मान कितना, 1.66 अपॉन ANW कितना, 1.33, दैट इज इक्वल टू, यहां पे आओ, साइन 72 प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2, इसको ऐसे लिखा रहने दो, अपॉन, अच्छा 72 अपॉन 2 है ना, बराबर कितना, 36 डिग्री, तो यहां पे हो गया फिर साइन 36 डिग्री। अब 1.66 को 1.33 से डिवाइड करेंगे। आप देखो डिवाइड करके कितना आता है, 1.248। अच्छा, एक बात और आप देखना, साइन 36 डिग्री, तो आप जानते हो साइन 36 डिग्री की वैल्यू दिया हुआ है 0.5878, तो यहां पे रख दो 0.58 और 78, ये ठीक। तो आप एक काम करो ना, इन दोनों को सॉल्व किया, इतना आया, इसको यहीं पे रोक लो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो आप यूं कह सकते हो इनटू
0.58 और 78 दैट इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या हो जाएगा, साइन 72 प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2। ठीक, हमने कुछ खास किया नहीं, 1.66 को 1.33 से डिवाइड किया तो कितना है 1.248। अच्छा, साइन 36 डिग्री की वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसको यहां फिट किया तो नेक्स्ट लाइन में इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, इधर बटे में इधर गुणे में आ गया, तो ये अकेला ऊपर बच गया, तो यहां पे कितना साइन 72 प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2 आ गया। अब इसको जरा सॉल्व किया जाए, मल्टीप्लाई करो दोनों को, आप देखना 1.248 इंटू 0.5878, ये लो कितना आपका आया, आप देखना 0.7335744। ठीक, इस वैल्यू को हम यहां पे फीड करते हैं। अब देखो 0.7335, ये आगे आप देख रहे हो वहां पे 7 भी है, तो आप चाहोगे यहाँ पे 5 की जगह पे क्या 6 भी लिख सकते हो, तो यहां पे 6 हो गया। ठीक, दैट इज इक्वल टू साइन, ठीक, 72 प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2। आप देखो 0.7336, अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 0.7336 इक्वल टू, यहां पे देखो ये साइन 47.2 डिग्री। एक बुक में इसका गलत वैल्यू दिया हुआ था, सही वैल्यू हमने लिख दिया है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप चाहो तो 0.7336 की जगह पे साइन 47.2 लिख सकते हो कि नहीं, आप लिखो यहां पे साइन 47.2 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन, और यहां पे 72 प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2। देखो इधर भी साइन उधर भी साइन, दोनों तरफ साइन साइन काट दें। ध्यान रखना कभी जिंदगी में ऐसा मत करना, एकदम गलत होता है। कभी भी आपका साइन साइन डायरेक्ट आप काट नहीं सकते, हमेशा कोणों की तुलना करी जाती है। आप यहां पे लिखोगे दोनों पक्षों के कोणों की तुलना करने पर, अब देखना दोनों पक्षों के कोणों की तुलना करने पर, चलो कंपेयर करो, तो इधर कितना 47.2 दैट इज इक्वल टू 72 प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2 को आप इधर शिफ्ट करा दो, तो आप या तो 2 से इधर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 4 2 चौक 8 और 1 9, इतना हो गया। ठीक, 2 दूनी 4 हुआ, 2 सत्ते 14 के 4 हो गया, कैरी आपका कितना 1 हुआ, 2 चौक 8 1 9, ये बराबर हो गया 72 प्लस और डेल्टा मिन। अब 72 को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो 94.4 और -72 दैट इज इक्वल टू डेल्टा मिन। अब माइनस करो तो आप जानते हो 0.4 तो सीधे ही आ जाएगा क्योंकि इधर पॉइंट में कुछ है नहीं। अच्छा यहाँ पे 4 में 2 गया कितना 2 हो गया, और 9 में 7 गया कितना 2, दैट इज इक्वल टू डेल्टा मिन। तो इस प्रकार से आप यूं कह सकते हो डेल्टा मिन दैट इज इक्वल टू 22.4 डिग्री। ये अल्पतम विचलन कोण का मान निकला और आपका आंसर निकला। कई बार ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। जिस बुक से मैंने वैल्यू उठाई थी यहाँ पे एंगल गलत दिया हुआ था, सही एंगल हमने लिख दिया है, इस एंगल पे पूछा गया था। आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप आगे देखना, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण, मतलब जानते हो प्रिज्म कोण कैपिटल ए कितना 60 डिग्री दिया हुआ है। जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होती है, मतलब आपतन कोण आई का मान दिया हुआ है, तो अल्पतम विचलन होता है। ठीक, अल्पतम विचलन कोण, अच्छा कोण हमने देखो ये लिख दिया। आपको जानकारी के लिए बताएं, ड़ा ऐसे भी लिखते हैं और ड़ा ऐसे भी लिखते हैं। सोच रहे हैं हिंदी का भी चैनल खोल दें, हिंदी भाई पंकज सर। आप देखना, अच्छा एक जानकारी आपको दें इसके पहले,
जब हमने डेरिवेशन कराया था लेक्चर नंबर 14 पे प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो वहां पे हमने आपको समझाया था अल्पतम विचलन की कुछ शर्तें मैंने बताई थी, 3 शर्तें मैंने बताई थी आपको। आप जानते हो अल्पतम विचलन की दशा में पहली बात तो आप जानते हो आपतन कोण और निर्गमन कोण दोनों बराबर होते हैं, और आपने देखा था जो अपवर्तित किरण थी वो प्रिज्म के आधार के समांतर होती, इस प्रकार आपने वहां पे शर्तें आपने पढ़ी हैं। तो आपको समझाए अल्पतम विचलन की दशा में आपने देखा था कि आपतन कोण आई का मान निकला था a प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम होगी? अपना नोट्स आपने जो तैयार किया होगा लेक्चर नंबर 14 का उसको देखना, और नहीं अगर आपने तैयार किया तो तैयार करो, और तब तक के लिए लेक्चर नंबर 14 का एक बार डेरिवेशन आप देखो, आप आगे देखना इसमें। तो इसमें जरा वैल्यू रखते हैं, आप देखो आपतन कोण कितना दिया हुआ है आपका, आप देखो जब प्रकाश कण 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होता है, मतलब आई की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री, ठीक, दैट इज इक्वल टू ए का मान कितना, 60 डिग्री, ठीक, प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2। अब 2 को आप इधर शिफ्ट करा दो, तो यहां पे आप देखोगे 45 डिग्री इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिन, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिन। इसको इधर शिफ्ट करो, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू डेल्टा मिन, तो फिर 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू डेल्टा मिन। आप इस प्रकार से कह सकते हो डेल्टा मिन, मिन मीन्स क्या, मिनिमम अल्पतम विचलन कोण बराबर कितना, 30 डिग्री, और यही आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखना, एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर प्रकाश किरण गिरने पर प्रिज्म की अल्पतम स्थिति प्राप्त होती है। प्रिज्म कोण यदि 60 डिग्री हो तो अल्पतम विचलन कोण का मान बताओ, डेल्टा मिन का मान निकालना है। पहले देखो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, आप जानते हो एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर, यह आपतन कोण का मान दिया हुआ है 48 डिग्री, ठीक, प्रकाश किरणें जब आपतित होती हैं तो अल्पतम विचलन की स्थिति प्राप्त होती है, और प्रिज्म कोण का मान दिया हुआ है, अल्पतम विचलन कोण का मान पूछ रहा है। इसी प्रकार के आसान आसान क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं और आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। आपको ये आसान है, बेशक ये आसान है। अगर इसके पहले के 6 क्वेश्चन आप लगा चुके हो तो कायदे से आप यहाँ पे क्या वीडियो को पास करो, आप खुद लगा के दिखा दोगे। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप करो, उसके बाद आप हमारा वीडियो देखो। देखो अल्पतम विचलन की दशा में आप जानते हो आपतन कोण आई दैट इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2। एक क्वेश्चन इसके पहले आप लगा चुके हो। अब आपतन कोण का मान कितना, 48 डिग्री दैट इज इक्वल टू, अच्छा ए का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो आप यहां पे हो प्लस डेल्टा मिन, इसी का मान निकालना है अपॉन 2 को आप इधर भेज दो, तो आप जानते हो 48 डिग्री इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिन, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 16, 2 चौका 8 1 9, यहां पे कितना 96 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिन। तो इसको यहीं पे रोक लो और इसको इधर ट्रांसफर करो, 96 डिग्री और यहां पे 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू डेल्टा मिन। अब इसमें से माइनस करो तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री दैट इज इक्वल टू डेल्टा मिन। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि डेल्टा मिन दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री, और ये आपका आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखते हो 5 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म में से, देखो 5 डिग्री अपवर्तक कोण का मतलब क्या, प्रिज्म कोण कैपिटल ए का मान कितना है 5 डिग्री, पतला प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश निर्गमित किया जाता है, इधर से हमने श्वेत प्रकाश डाला उधर आगे निकला। यदि लाल व नीले रंगों की किरणों हेतु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.641 तथा 1.659 हो तो दोनों रंगों की किरणों के मध्य परिक्षेपण कोण का मान बताओ। लेक्चर नंबर 14 अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है, डेरिवेशन को आपने समझा है, तो वहां पे हमने कोणीय वर्ण विक्षेपण और उसी को हम क्या बोलते हैं, परिक्षेपण कोण, थीटा का फार्मूला निकलवाया है। आपको याद दिलाए वहां फार्मूला क्या निकला था, थीटा दैट इज इक्वल टू NV
और माइनस NR और इंटू ए, जहां पे V क्या फॉर वायलेट कलर, R क्या फॉर रेड कलर, अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ का, और A क्या है प्रिज्म का अपवर्तक कोण, और थीटा यही परिक्षेपण कोण है, या कोणीय वर्ण विक्षेपण भी आप कह सकते हो। अच्छा क्वेश्चन में आप देखना, क्वेश्चन में वायलेट कलर नहीं दिया है, कौन सा दिया है आप देखो, नीले व लाल, ठीक। तो अब जब तो पहले लाल लिखा हुआ है तो पहला वाला आपका लाल रंग का हो गया ये, ठीक, और बाद में नीला दिया हुआ है तो नीले रंग के लिए हो गया, वायलेट तो दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप जानते हो बैगनी के बगल में तो नीला होता है, आप चेंज कर लो। आप जानते हो इंग्लिश में क्या ब्लू बोलते हो, यहाँ पे वी की जगह पे क्या बी का प्रयोग कर लो। तो ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हो वी नो दैट, या हम जानते हैं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा, जानते हो जानबूझ के हमने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था कि आप समझ सको, प्रक्षेपण कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। दैट इज इक्वल टू NB माइनस NR इंटू ए। अगर वायलेट कलर दिया होता तो हम NB लिखते, ब्लू कलर दिया हुआ तो हमने NB लिख दिया। अब आप वैल्यू फिट करो NB, तो आप जानते हो पहले लाल तब नीला है ना, तो ये लाल का नीले का, तो पहले नीले का अपवर्तनांक लिखो 1.659 माइनस, अब NR लाल वाले का लिखो 1.641 इंटू, अच्छा ए प्रिज्म कोण, तो आप जानते हो प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना 5 डिग्री है, तो ये 5 डिग्री हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना थीटा दैट इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो, तो आप जानते हो 9 में 1 माइनस हो गया, कितना हो जाएगा 8, ठीक। फिर यहां पे देखना 5 में 4 माइनस करो, कितना हो जाएगा 1। फिर आप आगे देखना 6 में 6 जाएगा 0, फिर पॉइंट लगाए तो आप भी पॉइंट लगाओ, फिर 1 में 1 जाएगा 0, ये निकला इंटू 5 डिग्री, ठीक। आप जानते हो 18 पंचे 90 बराबर 0.09 डिग्री। आप यूं कह सकते हो थीटा यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण या प्रक्षेपण बराबर आपका हो जाएगा 0.09 डिग्री, ठीक। लग गया क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, और जो प्रकाश किरणों के मार्ग में कुछ ऐसे कण आ जाएं जिनका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि का हो, तो ऐसी कंडीशन में वे कण उस प्रकाश को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर से प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। और वो उत्सर्जन किसी भी दिशा में कर सकते हैं, ये कोई बाध्यता नहीं कि आपका इधर से प्रकाश किरणें आई तो इधर ही करेंगे, वो ऊपर नीचे अगल बगल कहीं भी कर सकते हैं। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आसमान का नीला दिखाई पड़ना, समुद्र का नीला दिखाई पड़ना, या सूर्योदय के समय सूरज के चारों लालिमा का दिखाई पड़ना, या सूर्यास्त के समय भी सूरज के चारों लालिमा का दिखाई पड़ना। अन्य और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। आपको समझाएं, ये सूर्य है, प्रकाश किरणें जा रही सीधी रेखा में जा रही, देखो सभी दिशाओं में जाएंगी, इधर भी जाएंगी, उधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, सब तरफ जाएंगे। तो उसी में से कोई एक तरफ हमने लिया, मान लो प्रकाश किरणें सूर्य से निकली और इधर जा रही हैं। मान लो यहाँ पे पृथ्वी है और ये पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल है। आप जानते हो वायुमंडल में तमामों कण ऐसे भी होते हैं, धूल धुआं धक्कड़ इत्यादि भी आपका वायुमंडल में जाके विलीन होते हैं। तमामों गाड़ियां सड़कों पे चलती हैं, उनसे भी तमामों गैसें निकलती हैं, वो सब भी जाके वातावरण में जाके मिलते हैं। आप जानते हो वायु प्रदूषण, आपने नाम सुना होगा। ये हमारे एटमॉस्फेयर में इतने वायु प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं कि जिनमें रोकथाम होना बहुत जरूरी है। तो वास्तविकता पे आप देखो वायुमंडल है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का, और जिसमें तमामों धूल धुआं धक्कड़ इत्यादि आपका या जलवाष्प के कण ये सब भी उपलब्ध है, बीच जिन्होंने उनको दिखाया हुआ है। अब होता क्या चीज है, जब सूर्य प्रकाश किरणें बिल्कुल सीधी इस प्रकार से जा रही होती हैं तो ये कण क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके अपने अंदर से प्रकाश का उत्सर्जन कर रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कोई बाध्यता नहीं कि जिस दिशा में प्रकाश किरणें जाने उसी दिशा में उत्सर्जन करेंगे, वो किसी भी दिशा में कर सकते हैं। तो आप देखो जैसे ये कण है, इसने इधर किया, इस कण ने इधर किया, इधर किया, इस प्रकार से चारों तरफ यहाँ पे उत्सर्जन हो रहा है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो प्रकीर्णन के बारे में वैज्ञानिक लॉर्ड रेले ने भी अपना नियम दिया, और अपने भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने भी प्रकीर्णन के बारे में अपना ज्ञान दिया। देखो लॉर्ड रेले ने बताया कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अगर मान लो उसको हम आई से लिखें तो हमेशा तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप यूं कह सकते तरंगदैर्घ्य जितना ही ज्यादा होगा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उतनी ही कम होगी, और तरंगदैर्घ्य जितना ही कम होगा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। और यही कारण है सूर्य से प्रकाश किरणें जब धरती पे पहुंचती हैं तो पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडल में से उनको गुजर के आना पड़ता है,
और जब वायुमंडल से गुजर के आ रही होती हैं तो उस दौरान वायुमंडल में जितने भी अशुद्धियां होती हैं, जल वाष्प के कण हुए, धूल धुआं धक्कड़ इत्यादि हुआ, वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके अपने अंदर से प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। और आप जानते हो सूर्य के प्रकाश में मुख्यतः 7 रंग, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो अगर आपसे हम पूछें कि बताओ किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, तो आप बोलोगे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। जानते हो यही कारण है खतरे का रंग लाल रंग का होता है। ये जीके का क्वेश्चन है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सबसे कम होगा। दृश्य प्रकाश में 7 तरंगदैर्घ्य के प्रकाश किरणें हैं। अच्छा, अब आप देखना, तो लाल रंग का जो प्रकाश होगा उसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान सबसे ज्यादा, तो प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होगी लाल रंग के लिए सबसे कम होगी। और बैगनी रंग के लिए लैम्डा का मान सबसे कम, तो प्रकीर्णित प्रकाश में बैगनी रंग के प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए। देखो, सूर्य का प्रकाश दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर, 7 रंगों का मिश्रण, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अगर आपसे पूछें किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, तो जानते हो लाल रंग का। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, बैगनी रंग का। एक जीके का क्वेश्चन है, खतरे का रंग लाल रंग का होता है, बताओ क्यों। तो उसका आंसर है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसलिए लाल रंग की प्रकाश किरणें दूर तलक जा सकती हैं, बहुत दूर से ही दिखाई पड़ेंगी, इसलिए खतरे का रंग लाल रंग का रखा जाता है। हम बैगनी रंग की बात करें, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अब आते हैं लाडरेले के नियम पे। अगर हम लाल रंग की बात करें तो लाल रंग के लिए लैम्डा का मान सबसे ज्यादा, तो प्रकीर्णित प्रकाश में लाल रंग के प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, सबसे कम होगी, हमको दिखाई भी नहीं पड़ेगा जल्दी। अच्छा, वहीं पे हम बैगनी रंग की बात करें, बैगनी रंग के लिए लैम्डा का मान सबसे कम, तो प्रकीर्णित प्रकाश में बैगनी रंग के प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होगी। तो फिर आप कहोगे कि आसमान हमको नीला क्यों दिखाई पड़ता है, बैगनी क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। तो आपको जानकारी दे, सूर्य का जो प्रकाश है उसमें, सूर्य के प्रकाश में ही बैगनी प्रकाश की मात्रा बहुत कम है और उसकी तुलना में नीले प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बैगनी रंग की प्रकाश किरणें वायुमंडल के ऊपरी परत में ही प्रकीर्णित होकर वहीं पर खत्म हो जाती हैं और नीली वाली आपका नीचे तक भी आती हैं। इसलिए जब नीचे से हम देखते हैं तो हमको किस रंग का, नीले रंग का दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से हमने लाडरेले का नियम देखा। अब हम रमन प्रभाव का जिक्र करेंगे। देखो, आसमान के नीले होने की व्याख्या तो हुई, लेकिन मेन समस्या रहती है कि समुद्र नीला क्यों दिखाई पड़ता है। अलग अलग वैज्ञानिकों का अपना अलग अलग विचार, उन्होंने यह भी विचार तर्क दिया कि आसमान नीला उसकी परछाई है, लेकिन यह बात हजम नहीं हो रही थी हमारे भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, फक्र से नाम लेता हूं इनका, नोबेल प्राइज भी इनको मिला था उस वक्त। इनका कहना था कि भाई ऐसा कैसे कि आसमान की परछाई समुद्र बन गई, इसका मतलब आसमान का रंग बदले समुद्र का रंग बदल जाना चाहिए। इन्होंने इसी पे अपना रिसर्च किया और प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में अपनी भी जानकारी इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि देखो, प्रकाश किरण चलती है फोटानों के रूप में, और जब फोटान द्रव कणों से टकराती हैं, हमने द्रव बोला, द्रव नहीं, द्रव मतलब क्या, लिक्विड, द्रव के कणों से टकराती हैं, तो उनका जो टक्कर होता है वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है, बल्कि नॉन इलास्टिक कोलिजन होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसमें फोटान की ऊर्जा बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो जिन जल के कणों से या द्रव के कणों से टकराने पर फोटान की ऊर्जा बढ़ गई, तो अगर ऊर्जा बढ़ जाएगी तो आप जानते हो न्यू का मान भी बढ़ जाएगा, न्यू का मान बढ़ेगा तो लैम्डा का मान घट जाएगा। अच्छा, उसी प्रकार से मान लो टकराने पर कुछ ऐसा हुआ कि फोटान की ऊर्जा घट गई, तो अगर फोटान की ऊर्जा घट गई तो न्यू का मान भी घट जाएगा, लैम्डा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसीलिए जब समुद्र से निकलने वाले प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया गया तो स्पेक्ट्रम में एक मेन रेखा जो थी उसके साथ ही साथ 2 अलग अलग रेखाएं भी प्राप्त हुई। अगर प्रकाश फोटान जल के अणुओं से टकराए और टकराने पर फोटान की ऊर्जा अगर बढ़ गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऊर्जा बढ़ने पर आप जानते हो आवृत्ति भी बढ़ेगी, और जब आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंगदैर्घ्य घटेगा, मतलब प्रकीर्णित प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होगा वो आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कम होगा। और अगर टकराने पर, मतलब किसका टक्कर, फोटान का जल के अणुओं से टक्कर, अगर टकराने पर अगर फोटान की ऊर्जा घटी, तो ऊर्जा घटने पर निश्चित रूप से आप जानते हो आवृत्ति भी घटेगी, और जब आवृत्ति घटेगी तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, मतलब प्रकीर्णित प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होगा वो आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होगा। और इसीलिए समुद्र के नीले प्रकाश के स्पेक्ट्रम को जो प्राप्त किया गया तो उसमें एक मेन रेखा के साथ अगल बगल 2 और रेखाएं भी मिली जो कि रमन के प्रभाव की पुष्टि करती हैं। और ध्यान से सुनना, अगर प्रकाश का जल के कणों से टक्कर को प्रत्याश माने तो ऊर्जा का विनिमय नहीं हुआ, विनिमय का मतलब क्या, एक्सचेंज, ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में ऊर्जा न बढ़ेगी न घटेगी। देखो, प्रकाश का जल के कणों से टक्कर को अगर प्रत्याश माने तो ऐसी कंडीशन में जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसका तरंगदैर्घ्य, आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दोनों बराबर होगा, क्योंकि ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ ही नहीं, विनिमय हुआ ही नहीं, एक्सचेंज हुआ नहीं, जो कि लाडरेले के नियम की पुष्टि करता है। और अगर हम माने कि प्रकाश का जल के कणों से जो टक्कर है वो अप्रत्याश टक्कर है, तो ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ,
एक्सचेंज हुआ, कभी ऊर्जा बढ़ी कभी ऊर्जा घटी, और आपने देखा अगर ऊर्जा बढ़ी तो निश्चित रूप से आवृत्ति भी बढ़ी, अगर आवृत्ति बढ़ेगी तरंगदैर्घ्य घटेगा, मतलब प्रकीर्णित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कम होगा। और अगर मान लो ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ, एक्सचेंज हुआ, ठीक, और अगर ऊर्जा घट गई तो ऊर्जा घटेगी। आप जानते हो E बराबर एस न्यू होता है ना, ठीक, तो आप जानते हो न्यू का मान भी घटेगा, और न्यू का मान घटेगा तो लैम्डा का मान बढ़ेगा, मतलब प्रकीर्णित प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होगा। इस प्रकार से आपने रमन प्रभाव को भी देखा। और जानते हो समुद्र से निकलने वाली किरणें, अब आप कहोगे समुद्र से कौन किरणें निकल रही हैं? समुद्र से नहीं निकल रही हैं, समुद्र नीले रंग का दिखाई पड़ता है ना, तो नीला प्रकाश जो समुद्र से आपका उत्सर्जित हो रहा है उसका जब स्पेक्ट्रम प्राप्त किया गया तो एक मेन रेखा के साथ अगल बगल दो और रेखाएं मिली, उन रेखाओं को हम रमन रेखाएं कहते हैं। और मुख्य रेखा के अगल बगल जो दो रेखाएं मिली उसमें से एक रेखा इसको फॉलो करती है और दूसरी तरफ की रेखा इसको फॉलो करती है। इस प्रकार से रमन रेखा की भी व्याख्या हुई, और उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? रमन रेखाएं कहते हैं। इस पूरे लेक्चर को आपने देखा, बहुत कुछ हमने ऐसा भी पढ़ा है जो आपके सिलेबस में शायद ना भी हो, तो आप पढ़ाई करना तो सिलेबस को अपना देख के तब पढ़ाई करना। और इसी के साथ इस लेक्चर का यहीं पे समापन करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 पे, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे नेत्र के बारे में। मानव नेत्र कैसे काम करता है, किस प्रकार से प्रकाश किरणें पड़ती हैं, रेटिना क्या होती है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक, और किस प्रकार नेत्र के द्वारा हम दूर की वस्तु को भी और नजदीक की वस्तु को भी देख पाते हैं। किसी का आंख खराब हो, दूर का भी नहीं देख पा रहा है, पास का भी नहीं देख पा रहा है, अक्सर वहां पे क्या दो दो चश्मा रखता है वो, एक बार लगा के क्या कॉपी किताब पढ़ता है और दूसरा लगा के गाड़ी चलाता है। ऊपर वाले ने कौन सा लेंस हमारे आपके नेत्र में फिट कर रखा है कि एक ही लेंस से हम दूर की वस्तु को भी देख पाते हैं, हम नजदीक की वस्तु को भी देख पाते हैं। इसका भी आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कर देना, अगर कुछ कमी दिखी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट में क्या कमी दिखी है जरूर लिख देना, ताकि मेरी कोशिश है कमी दोबारा फिर आपके सामने ना हो। और आपके जितने भी क्लासमेट हैं उनके पास इस वीडियो के लिंक को आप जरूर पहुंचाओ। जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हमको भी मोटिवेशन होगा, और हम रोज नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।